हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में राष्ट्रीय शक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शक्ति का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय शक्ति का परिचय और फिर इसका अर्थ और इसकी परिभाषा और फिर इसका स्वरूप या रूप, इतनी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं और फिर इसका तत्व को पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शक्ति की क्या विशेषता है और कितने प्रकार के तत्व है, इसे जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसके अगले वीडियोज में हम लोग महत्व, प्रकार और सीमा, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्योंकि देखते हैं हमेशा एग्जाम में जो आता है वो राष्ट्रीय शक्ति का लगभग 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता या स्वरूप। तो स्वरूप भी पढ़ चुके हैं, विशेषताएं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तत्व को भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग महत्व और प्रकार, फिर सीमा के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है। राष्ट्रीय शक्ति का पहली विशेषता है अस्थायी सरकार। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में अस्थायित्व का अभाव पाया जाता है, क्योंकि समय समय पर इसके तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। जो राष्ट्रीय शक्ति का जो स्वरूप है वो समय समय पर बदलते रहता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है किसी भी राष्ट्र का जो तत्व है वो अस्थायी नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसा माहौल देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, देश की स्थिति परिस्थिति उस अनुसार से हमेशा बदलना होता है। तो भारत की जो राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप है, इसके स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? पूर्व काल में सैन्य दृष्टि से पिछड़े तथा सुरक्षा के प्रति आशंकित भारत की तुलना में आज का भारत सैन्य क्षमता, प्रभाव तथा सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि जो शुरुआत में जो हमारा देश हुआ करते थे वे सैन्य दृष्टि से भी पिछड़े हुए थे। सैन्य दृष्टि से पिछड़ने का मतलब था कि देश हमारा 200 सालों तक लगभग गुलाम रहे, जिसकी वजह से सारा जो स्थिति इसका जो है भारत का वो बिगड़ चुका था। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो गया, सैनिक दृष्टि से कमज़ोर हो गया। तो उस समय क्या था, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो सैन्य दृष्टि से पिछड़े हुए थे, सुरक्षा के प्रति भी हमेशा आशंकित रहना पड़ता था। लेकिन अभी का जो भारत है वो विश्व के मंच पर अच्छे जो है उभरकर, अच्छे दृष्टि से उभरकर सामने आया है। दूसरा जो है तुलनात्मक स्वरूप। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप एवं स्तर को तुलनात्मक पद्धति से ही आंका जाता है, हमेशा तुलना किया जाता है। एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व की दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के उसी तत्व से तुलना करते हैं। जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों की शक्ति और क्षमता से तुलना करने पर ही किसी राष्ट्र को निर्बल कहा जाता है या किसी राष्ट्र को सबल कहा जाता है। तो इसी प्रकार निर्बल राष्ट्रों की शक्ति को ध्यान में रखकर ही किसी राष्ट्र को शक्तिशाली कहा जाता है। तीसरा जो है सापेक्षता। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है तो उन राष्ट्रों के अन्य संबंध भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। ऑर्गेन्स्की के शब्दों में, चाहे 2 राष्ट्र मित्र हो या शत्रु, केवल सुयोग्य साथी हो या मिलकर लड़ते हो, मिलकर व्यापार करते हो या उसके केवल कुछ सांस्कृतिक हित समान हो, प्रत्येक राष्ट्र यह ध्यान रखता है कि दूसरा क्या कर रहा है तथा जिस क्षण राष्ट्र को ध्यान आता है उसी क्षण उसके पास दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है।
उदाहरण के रूप में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और ब्रिटेन के संबंधों में स्वतः ही सापेक्ष परिवर्तन आ गया, जबकि ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश को गुलाम करके रखा था, फिर भी जो है उसके बाद स्वतः जो है कुछ सापेक्ष परिवर्तन आ गया। चौथा है कि शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं होते हैं। जिस प्रकार दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकता, उसी प्रकार से दो राष्ट्र शक्ति की दृष्टि से एक समान नहीं हो सकता है। किसी भी देश की तुलना दूसरे देश से करने पर पूर्ण समानता नहीं पाई जाती है। एक देश दूसरे देश से या तो निर्बल होगा या तो सबल होगा, ये इसकी विशेषता है। पांचवा है कि सभी तत्वों का समान महत्व। राष्ट्रीय शक्ति के अनेक तत्व हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कितने प्रकार के तत्व होते हैं और तत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इन सभी तत्वों को समान महत्व होता है। यदि राष्ट्रीय शक्ति के किसी एक तत्व को अधिक और दूसरे को कम महत्व दिया जाएगा तो देश की जो विदेश नीति है वो असफल हो जाएगा, ये इसकी विशेषता रही है। अब आइए हम राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व को जानते हैं। निर्धारक तत्व का सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा है। एक तो प्राकृतिक है, सामाजिक है और प्रतीकात्मक है। प्राकृतिक तत्वों में भौगोलिक आता है विशेषता, भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक साधन आता है, जनसंख्या आता है। सामाजिक तत्वों में आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा, राष्ट्रीय मनोबल आते हैं। और प्रतीकात्मक तत्वों में नेतृत्व, वर्ग के आदर्श, बुद्धि और दूरदर्शिता आते हैं। इस संबंध में मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के 2 प्रकार के तत्व का उल्लेख किया है। एक है सापेक्ष दृष्टि से अस्थायी है, वे जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। मॉर्गनथाउ के अनुसार इन दोनों वर्गों में जो है समाविष्ट राष्ट्रीय शक्ति के तत्व 9 है। भूगोल, प्राकृतिक साधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारियां, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, कूटनीति का गुण और सरकार का गुण। दूसरे विद्वान ने इसके तत्व में और 2-4 पॉइंट आगे बढ़ा करके कहा है, जो कि आइए हम आगे आप लोगों को बताते हैं। संक्षेप में जो है हम लोग संक्षेप और सार को जानेंगे। संक्षेप में रहेगा लेकिन तत्व की सार रहेगा इसकी। जैसे भौगोलिक तत्व है तो राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में भूगोल का स्थान बहुत ही महत्व रखता है। भूगोल मीन्स हमारा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में भूगोल का विशेष महत्व होता है। राष्ट्र का भू क्षेत्र जैसे जलवायु का स्थिति, प्राकृतिक साधन आदि स्वयं में एक शक्ति तत्व है। तो ये जो है भौगोलिक तत्व है। दूसरा जो है प्राकृतिक संसाधन है। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का अन्य महत्वपूर्ण तत्व प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है, जैसे कि भूमि आ गया, खनिज संपत्ति आ गया। ये संसाधन अस्थायी है और प्रत्येक राष्ट्र के लिए अनिवार्य भी है। पामर और पार्किंस ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: कच्चा माल, खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ और औद्योगिक शक्ति के साधन। ये पामर ने कहा है। तीसरा जो तत्व है जनसंख्या है। अगर जनसंख्या नहीं रहेगा तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति जो है उतना शक्तिशाली नहीं रहेगा जितना कि जनसंख्या घनत्व भी इसका एक उदाहरण है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में जनसंख्या का कम और अधिक होना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग में कम जनसंख्या वाला राष्ट्र भी तकनीकी विकास द्वारा शक्तिशाली बन सकता है। इजराइल को देख लीजिए, इधर ताइवान को देख लीजिए, ठीक है, उत्तरी कोरिया को देख लीजिए। फिर भी राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जनसंख्या का काफ़ी महत्व है। जैसे चीन को ले लीजिए, जनसंख्या के बल पर जो है वो कितना जल्दी जो है हमारे देश की आज़ादी से 1 साल बाद ही जो है वो देश आज़ाद हुआ, लेकिन बहुत जल्द जो है वो विकसित राष्ट्र में जो है अपने आप को शामिल कर लिया। तो जनसंख्या भी बहुत मायने रखता है। चौथा है तकनीकी।
अब तकनीक विज्ञान का व्यवहारिक रूप है। तकनीक ने आधुनिक युग को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तकनीकी के अंतर्गत वे सभी वैज्ञानिक आविष्कार और साधन आ जाते हैं जो राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायक होते हैं। तकनीकी के विकास के 3 क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है बहुत प्रभावित हुआ है। अगला जो है सैन्य शक्ति है। जब तक राष्ट्र आपसी विवादों के समाधान के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेते रहेंगे, तब तक आवश्यक रूप से सैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व बनी रहेगी। सैन्य शक्ति, राष्ट्र की सैन्य शक्ति के अंतर्गत हम सैनिक संगठन के आधार को महत्व देते हैं। सैनिक संगठन आकार में जितना बड़ा होगा उस देश को उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता है। आगे है राष्ट्रीय मनोबल। अब राष्ट्र का मनोबल जो है लोगों की उन इच्छाओं के योग को कहा जाता है जिसके चलते हुए राष्ट्रीय कल्याण को व्यक्तिगत कल्याण से ऊपर रखते हैं। अभी देख लीजिए जैसे कि रूस यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है तो यूक्रेनी जो वहाँ के निवासी है वो भी हथियार उठा लिए हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी जो है हथियार उठा लिए, कुछ बच्चे भी नजर आए। तो ये राष्ट्रीय मनोबल है, अपने देश और व्यक्तिगत और देश के कल्याण के लिए जो है राष्ट्र के मनोबल को बढ़ाता है। स्वाभाविक रूप से इसके अंतर्गत जनता के द्वारा त्याग की भावना भी आ जाता है। राष्ट्रीय मनोबल का युद्ध के समय विशेष महत्व होता है। सैनिक उद्देश्यों के लिए सेना के लोग एवं देश के नागरिक धैर्य का परिचय भी देता है। तो कई ऐसे उदाहरण है राष्ट्रीय मनोबल का। अगला जो पॉइंट है राष्ट्रीय नैतिकता है। वास्तव में राष्ट्रीय नैतिकता राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और आत्मा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नैतिकता रखने वाले राष्ट्र पर बाह्य आक्रमण भी सफल नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय नैतिकता के निर्माण में राष्ट्रीय चरित्र, सरकार के स्वरूप, संस्कृति, नेतृत्व, परिस्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हम भारत में देखते हैं उदाहरण के रूप में। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत वे आधारभूत सिद्धांत आते हैं जिनके द्वारा उत्पादन और वितरण की परिस्थितियां नियंत्रित होती है। आर्थिक प्रणाली व्यक्तिगत संपत्ति, राजकीय पूंजीवाद या समाजवाद पर आधारित होती है। आगे जो है राजनीतिक प्रणाली है। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में राजनीतिक प्रणाली का प्रमुख स्थान होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक प्रणाली का। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक प्रणाली उसे कहा जाता है जो राष्ट्र की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुकूल हो और प्रशासन सुसंगठित हो, निष्पक्ष हो, प्रभावशाली हो। राजनीतिक प्रणाली का राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण और लागू करने में भी विशेष स्थान रहता है। सामाजिक प्रणाली भी आता है तत्व के रूप में। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समाज के वर्गों पर परस्पर तनाव हो, असंतान अल्पसंख्यक हो, तो वह राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट विचारधारा भी है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के विकास में राजनीतिक विचारधारा भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक देश की अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था होती है जो विशेष विचारधारा पर आधारित होती है। राष्ट्र के नागरिक उसी विचारधारा से प्रेरित होकर स्वयं को लोकतांत्रिक सिद्धांतों में आस्था रखते हैं। तो ये रहा। अगला है नेतृत्व। राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण तत्वों में नेतृत्व का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नेतृत्व ना होने से राष्ट्रीय मनोबल भी महत्वहीन हो जाता है। युद्ध और शांति दोनों ही कालों में नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युद्ध के दौरान विपुल खाद्य सामग्री भंडार, औद्योगिक कच्चे माल की रक्षा होती है। तो ये जो है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व रहा। आगे जो है हम इसके प्रकार को पढ़ेंगे, सीमा को पढ़ेंगे और फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। ये जो है इस नोट्स को हमने कई विचारकों के विचार को यहाँ संकलित किया है, जैसे कि MJR एजुकेशन है और फिर कैलाश एजुकेशन है और फिर विकिपीडिया से भी कुछ लिए हैं। तो कई विचारकों या कई लेखकों के लेख को हम यहाँ पे संगठित किए हैं, मतलब इसे एकत्रित करके आप लोगों के सामने जो है आप लोगों की सुविधा के लिए जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं। धन्यवाद।